एक ऐसे शख्स के पास जिन्होंने अपने सामाजिक कार्य के दम पर राजनीति में एक नई लकीरें खींच दी, जिससे आज के राजनीति में एक नए चेहरे को देखकर सारे विपक्षी घबरा गए हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सावन पांडे, वो चेहरा जो पहले जन स्वराज में थे और अब सामाजिक कार्य करते हुए समाज का एक नया चेहरा मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बन चुके हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सावन पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सारे व्यूअर्स को। सावन पांडे जी, इतने कम समय में सामाजिक कार्य के दम पर इतना नाम और एक पहचान बनाना आपके लिए कितना सरल है या देखिए, कठिनाइयाँ तो आती हैं दुनिया के हर एक फील्ड में। आप जहाँ जाएंगे कोई भी काम करने की कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना अगर आपका नेक प्रयास है तो आप आराम से कर सकते हैं और उन कठिनाइयों को निकल पा सकते हैं। क्या कारण? जैसे रुद्राभिषेक जो उन्होंने किया वो समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति हैं, जहाँ ना विकास नाम का कोई चीज पहुँचा ही नहीं है। आज वो एक अदल शौचालय के लिए भी दर दर भटक रहे हैं। उन लोगों ने अगर दूध से स्नान करवाया तो ये मेरे लिए भाव विभोर करने वाला काम है और ये मैं उनका ऋणी हो चुका हूँ। अब उनके लिए उनके हर सुख दुख उनके हर दुख दर्द में सावन पांडे उनके साथ खड़ा नजर आएगा। मुद्दा बहुत सारा है मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में, फिर आप कैसे उसको सही कर पाएंगे? क्योंकि मुद्दे तो लगातार बने हुए हैं। स्मार्ट सिटी का भी है, यहाँ जल निकासी समस्या है, जाम एक समस्या है, नगर निगम का स्मार्ट सिटी आज तक 1919 में जो चालू हुआ जो अभी तक वो पूर्ण नहीं हुआ। इन सारी समस्या पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुजफ्फरपुर में समस्याएं बहुत हैं और जटिल जटिल समस्याएं हैं। 40 साल से मुजफ्फरपुर गुलामी झेल रहा है। देश को आजाद हो चुका, लेकिन पिछले 40 वर्षों से मुजफ्फरपुर बड़े राजनीतिक घरानों का गुलाम बन करके रह गया है। कभी शोरूम वाले साहब गुलाम बना लेते हैं, कभी सोफा वाले साहब गुलाम बना लेते हैं, कभी शहर पब्लिक मार्केट से चलता है तो कभी शहर लेडी चौक से चलता है। तो शहर तो आज गुलाम है, लेकिन शहर में जो ये स्मार्ट सिटी की जो बात कह रहे हैं, ये तो डेगा डेगी चलता नजर भी नहीं आ रहा है। 7 साल का स्मार्ट सिटी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। खैर, उससे स्मार्ट सिटी से तो रोटी चलना नहीं है। मैं बात रोटी की कर रहा हूँ। जनता को नाली गली और सड़क के नाम पे तो 40 वर्षों से ठगा ही जा रहा है। तो जनता ठगाती रहे नाली गली और सड़क के मामले में। मैं जनता को कह रहा हूँ कि आप आइए हमारे साथ, हम लोग सब मिलते हैं। मुजफ्फरपुर मेरा परिवार है, मुजफ्फरपुर की जनता मेरे लिए जनता नहीं, मेरे परिवार के सदस्य हैं और सभी परिवार के सदस्य साथ बैठे और हम लोग साथ में मिलकर के आटा लाएंगे और रोटी बनाएंगे और घी लगा कर दिखाएंगे। उसके बाद जब शरीर में मजबूती रहेगी और दिमाग मजबूत रहेगा तो स्मार्ट सिटी भी चमकेगा और नाली गली भी तुरंत बन जाएगी। मुजफ्फरपुर का एक बड़ा समस्या है, खासकर मुजफ्फरपुर ने पूरे बिहार का स्मार्ट मीटर को लेकर, जिस पर आपने एक आंदोलन खड़ा किया और ये आंदोलन इतना सफल हुआ कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को भी इस पर एक जन आंदोलन करना पड़ा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमने जो ये मुद्दा उठाया स्मार्ट मीटर का, सर्वप्रथम बिहार में उठाया हम लोगों ने और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और उन्होंने भी धरना प्रदर्शन करवाने का काम किया। अब हम लोग एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग बहुत जल्द पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं जो कि आप स्मार्ट मीटर की जो भी समस्याएं हैं अपने घर के में बैठ करके आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे और आप जो भी समस्या है उस पर डालेंगे और आपकी सारी समस्या, हमारे लड़के आपके घर घर भी जाएंगे। वहाँ अगर आप नहीं कर पाते तो मोबाइल से कीजिए, मोबाइल से अगर नहीं कर पाते तो आप किसी साइबर कैफे में जाकर के दर्ज करवाइए शिकायत, और ये एकदम बिल्कुल निःशुल्क है। इस शिकायत को आप दर्ज करवाइए और दर्ज जैसे ही करवाते हैं तो ये सारा शिकायत इकट्ठा करके हम लोग माननीय हाईकोर्ट में जाएंगे और हाईकोर्ट के शरण में जाकर के गुहार लगाएंगे कि इंसाफ चाहिए और स्मार्ट मीटर का जो ये पिशाच है इससे मतलब बिहार की जनता को, मुजफ्फरपुर की जनता को बचाने का। ये पोर्टल क्या खुद के खर्च से किए या सामाजिक कोष से किए? नहीं, अपने निजी खर्च से। मैं अभी तक जो भी काम करता हूँ, जो भी घोषणाएं करता हूँ, अपने निजी खर्च से करता हूँ। कोई सामाजिक चंदा नहीं और कोई सामाजिक सहयोग नहीं लेता हूँ। बस लोगों से यही कहता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके शहर को बदलने आया हूँ, आपके शहर को बदलूंगा। क्योंकि मेरी लड़ाई मूल माटी मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर का बेटा ही मुजफ्फरपुर का नेता होगा और मुजफ्फरपुर के लोगों के आशीर्वाद से भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं मुजफ्फरपुर के लोगों की सेवा जीवन पर्यंत करता रहूंगा, बिना किसी के मदद के। सिर्फ आशीर्वाद चाहिए मुझे। सवाल उठता है, मुजफ्फरपुर की राजनीति में लगातार कई एक नेता हुए, कई एक मंत्री भी बने, लेकिन मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास, जनता के विकास, जनता की जमीनी विकास को भी इतना नहीं सोचे जितना कि सावन पांडे ने सोचा। एक पोर्टल भी लॉन्च किया और हाल ही में इन्होंने जो कार्य किया उसकी सराहना काफ़ी हुई। तो वहीं एक नई दिशा राजनीति में
एक बनती जा रही है एक उभरते हुए चेहरे के रूप में, वहाँ एक महिलाओं के लिए भी इन्होंने कुछ काम किया है जिसकी चर्चाएं बाजार में बहुत हो रही है। आखिर वो मामला क्या है? देखिए, मैं देख रहा हूँ जब से मैं आया राजनीति में, और मैं सीधा सीधा कहता हूँ, क्योंकि लोग समाज सेवा के नाम पे आते हैं फिर कहते हैं कि नहीं अब राजनीति करूंगा। मेरा कहना है कि नहीं, मैं राजनीति में आ चुका हूँ। आप इसको समाज सेवा के रूप में लीजिए या राजनीति के रूप में लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं आया और इस लड़ाई में जब कूदा, देखा मेरे साथ भी बहुत सारी समस्याएं आई, उनका निदान मैंने किया और मैंने देखा कि किस तरीके से गरीब महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं समूह लोन के जाल में फंस रही हैं। और समूह लोन से जब उनके पास पैसा आता है तो उनके घर के कोई ना कोई पुरुष उनसे किसी न किसी रूप में वो पैसा उनसे ले लेते हैं, लेकिन चुकाना उसी महिला को पड़ता है। वो दर दर की ठोकर खाती हैं, कहीं फिर कर्ज के जाल में फंसती हैं। तो मैंने देखा कि इस तरीके से कब तक आर्थिक शोषण से ये जीवन चलेगा। तो मैंने देखा कि अब इसका एक समाधान होना चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और आप लोग जानते भी हैं कि मैंने हायर एजुकेशन पुणे और अन्य बड़े शहरों से लिया है और मैं विदेशों में भी रहा हूँ। तो मेरे अच्छे मित्र हैं सब, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में हैं, कोई एचआर है, कोई सीईओ है। उन लोगों से जब डिस्कस किया और बड़े कॉर्पोरेट घरानों से जब बातें हुई मेरी और सोसाइटी वालों से बातें हुई, तो सब कुछ निकल करके आया कि एक समूह बनाया जाए और उस समूह में इस तरीके से फंडिंग की जाए। इस समूह में महिलाएं कम से कम प्रतिदिन अपने घर के आंगन या डाइनिंग हॉल से बैठ करके 1000 रुपये कमा सके, वो भी कुटीर उद्योग से। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वरोजगार पे, कुटीर उद्योग पे जोर देते थे। तो कुटीर उद्योग उस वक्त भी हस्तकरघा उद्योग आया था। आजाद भारत में सर्वप्रथम हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने का की बात राष्ट्रपिता ही करते थे। तो राष्ट्रपिता के उन्हीं बातों को लेकर के मैं आगे बढ़ा। बाबा साहब भी कहते थे कि स्वरोजगार को बढ़ावा दीजिए, तो बाबा साहब की बातों को भी मैंने देखा। तो जब सब जगह से कंक्लूजन निकल करके आया तो मैंने देखा कि क्यों ना कुटीर उद्योग से जो भी प्रोडक्शन है 90% ऐसे प्रोडक्शन है जो आप नित्य प्रतिदिन अपने घर में, अपने जीवनचर्या में उपयोग में लाते हैं। बस उसी को मैं चाह रहा हूं कि माताओं बहनों को दे दूं और उससे वो रोजगार करें और उसका माल मैं ही खरीदूंगा। ट्रेनिंग भी मैं ही दूंगा, कच्चा माल भी मैं ही दूंगा, पूंजी भी मैं ही दूंगा, माल भी मैं ही कर दूंगा। उससे 1000 रुपये प्रतिदिन मिनिमम वो कमा सकती है। एक बड़ा सवाल उठता है, जब स्वराज से वो आए हैं, आज वो पार्टी बन चुकी है, उसके पार्टी के जो चीफ हैं प्रशांत किशोर जी कहते हैं महात्मा गांधी जी का पोस्टर लगाते हैं और वो वही कहते हैं शराबबंदी मैं तोड़ूंगा, जबकि महात्मा गांधी शराबबंदी के सहयोग में थे और कभी भी शराब नहीं चाहते थे समाज में। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रपिता परम पूजनीय महात्मा गांधी जी कभी